ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज अपन इसको कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये आपका जो सेकंड पार्ट है कोऑर्डिनेशन का वो आज खत्म हो जाए। ठीक है, क्योंकि इसके बाद अपन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के 2 पार्ट्स पढ़ेंगे और फिर आपका ये वाला ब्लॉक खत्म हो जाएगा। तो इसमें से मैंने आपको बताया था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे क्वेश्चंस आते हैं और अभी जो हम आगे देखेंगे वो ठीक है। और हम पढ़ रहे थे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप्स देख लिए थे और अब हमें देखना है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, सो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को शुरू करते हैं। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? स्टीरियो आइसोमर्स आर व्हाट, या स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज अ व्हाट? इट इज अ phenomena in which ठीक है। तो इसमें अरेंजमेंट जो होता है एटम्स का वो अराउंड द मेटल आयन डिफरेंट होता है। अरेंजमेंट इज डिफरेंट। ठीक है, सो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग का जो सीक्वेंस होगा उसके अराउंड वो सेम होगा, बट जो उसके अराउंड एटम्स अरेंज्ड हैं वो डिफरेंटली अरेंज्ड होंगे। तो स्टीरियो आइसोमर्स इज नथिंग बट हैविंग द सेम केमिकल फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। ठीक है, डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। सो ये आपकी इसकी डेफिनेशन हुई। अब हम इसके टाइप्स देखते हैं। तो इसके टाइप्स जब हम देखेंगे तो आपको 2 टाइप्स मिलेंगे, एक ज्योमेट्रिकल, एक ऑप्टिक। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि सिस और ट्रांस आइसोमर्स की हम यहाँ पे बात करते हैं। ये तब होता है जब मेटल के अराउंड लिगेंड्स अलग अलग पोजीशंस ऑक्यूपाई करते हैं। तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं। तो वो कंडीशंस क्या हैं पहले वो अपन देखते हैं। पहली कंडीशन ये है कि कि सबसे पहले कंडीशन आपकी रहेगी कि ये जो है आपका आइसोमर 2 3, ठीक है, और टेट्राहेड्रल अगर ज्योमेट्री है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपके पॉसिबल नहीं होंगे। और अगर, तो पहला क्या कंडीशन है, 2 3 एंड टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलता। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, 3 है और 4 है, 4 में भी अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगा। स्क्वायर प्लेनर है तो मिलेगा। ठीक है, नाउ सेकेंड इज कि ये हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस देते हैं। हेट्रोलेप्टिक, ठीक है। तो हेट्रोलेप्टिक आपको पता है जब लिगेंड्स अलग अलग टाइप के होते हैं तो अब उसको हम बोलते हैं हेट्रोलेप्टिक, है ना। जैसे ये कॉम्प्लेक्स आपका जो एग्जांपल दिया है ये हेट्रोलेप्टिक है, क्यों? क्योंकि इसमें अमोनिया के साथ साथ क्लोराइड आयंस भी हैं लिगेंड की तरह। अगर चारों सिर्फ अमोनिया होते तो ये होमोलेप्टिक होता। ठीक है, सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स, सो होमोलेप्टिक। तो ये आपका हुआ कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन कौन देगा और कौन कौन नहीं देगा। अच्छा, तीसरी बात कि कौन देगा, तो ऑक्टाहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आपके जो होंगे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देंगे। ठीक है, तो ये हुई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। तो इसके एग्जाम्पल अपन देखते हैं। ठीक है,
ये है आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। कौन से? ये वाले MA4, MA3B, MAB3। अब ए और बी क्या है यहाँ पे? ए और बी लिगेंड्स हैं, ठीक है। ये है मोनोडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। कौन से? मोनोडेंटेट मींस एक ही एटम से कोऑर्डिनेट करेंगे। तो MA4, MA3B मतलब 3 सेम लिगेंड है, एक अलग है। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। तो ये आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होंगे? नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे कि चारों लिगेंड सेम है तो ये सिमेट्रिकल हो जाएगा। MA3B में 3 लिगेंड सेम है, तो ये यहाँ पर भी आप ट्रांसोसिस नहीं असाइन कर सकते, है ना। MAB3 सेम है, इसमें भी नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं क्यों नहीं। बट अगर स्क्वायर प्लेनर की ज्योमेट्री है MA2, 2 लिगेंड सेम, 2 लिगेंड सेम, 2 सेम 2 डिफरेंट, या चारों डिफरेंट, या ए ए या बी बी, मतलब ये ए लिखा है ना और ए बी लिखा है, इसका मतलब क्या है? ए और बी जो आपके सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि अगर आपका एग्जाम्पल है MA2 और B2 एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे कि इसका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? प्लैटिनम, 2 अमोनिया है, 2 क्लोराइड है। तो आप यहाँ देखो, 2 अमोनिया है, 2 क्लोराइड है। तो इसको आप क्या बोल सकते हो? ये ट्रांस है, ये सिस है आपका, और ये क्या है आपका? ये ट्रांस है, कि डायगोनली सेम लिगेंड्स है, ठीक है। तो ये आपका सिस ट्रांस हुआ MA2B2 वाले टाइप में। स्क्वायर प्लेनर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। स्क्वायर प्लेनर मतलब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। नाउ MA2BC की देखते हैं। तो यहाँ पे 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं, अगर ये सेम साइड पे हैं तो ये आपका सिस है, अगर ये डायगोनली है तो ये आपका ट्रांस है। तो इसमें भी आपको मिल गए MA2BC में। अब अगर चारों लिगेंड्स अलग हैं, तो चारों लिगेंड्स अलग हैं तो आपको 3 आइसोमर्स मिल सकते हैं। कौन कौन से? एक ये टाइप, एक ये टाइप, एक ये टाइप। ओके, नाउ मूविंग अहेड, अब हम देखेंगे दूसरा टाइप का आइसोमेरिज्म। इसके थोड़े से और टाइप्स देखते हैं। अगर ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस है, ब्रिज मतलब एक सेंट्रल मेटल आयन और एक और सेंट्रल मेटल आयन के बीच में जब लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं तो वो आपका ब्रिजिंग कहलाती है। तो अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स है, जैसे एग्जांपल दिया है प्लैटिनम का, जिसमें 2 क्लोराइड आयंस हैं, 2 आयोडीन है ना, और 2 PET आपके प्रेजेंट है, तो इसके 3 आइसोमेरिक फॉर्म्स हो सकते हैं। अब अगर आप देखोगे कि ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल में, टेट्राहेड्रल तो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दे नहीं सकता क्योंकि उसमें चारों सिमेट्रिकल पोजीशंस है ना, उसकी ज्योमेट्री जो है वो सिमेट्रिकल है। तो स्क्वायर प्लेनर दे सकता है। स्क्वायर प्लेनर में कौन कौन से दे सकता है? MA2B2, MA2BC, MABCD। अब ऑक्टाहेड्रल देखते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल में अगर आपकी पोजीशन लिगेंड की इस तरीके की है, किस तरीके की अभी देखते हैं अपन। अगर पोजीशन है, मान लो ये एक आपका मेटल, कार्बन नहीं मेटल है ये, ठीक है, ये मेटल है। मेटल से 6 पोजीशंस हैं। अब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट और सिक्स्थ पोजीशन है, यहाँ लिखती हूँ, फर्स्ट 6 पोजीशन है, सेकंड और फोर्थ पोजीशन है, और थर्ड एंड फिफ्थ पोजीशन है, तो ये सारी पोजीशंस आपको ट्रांस आइसोमर देंगी इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चल रहा है और हम बात कर रहे हैं कि स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कैसे आइसोमर्स देंगे। तो स्क्वायर प्लेनर में हमने देख लिया, अब हम देख रहे थे ऑक्टाहेड्रल। तो अगर फर्स्ट और सिक्स पोजीशन पे लिगेंड्स हैं तो ट्रांस, सेकंड फोर्थ में है तो ट्रांस, फिफ्थ और थर्ड पे है तो ट्रांस। अच्छा, अगर फर्स्ट 3 में है, 2 3 में है, 2 6 में है,
5 4 में है, 4 6 में, तो ये सारी पोजीशंस ऑटोमेटिकली सिस आपकी होंगी इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो ये आपको याद रखना है, ये सिंपल सा है, और अगर ये नहीं पता होगा तो काफी कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए मैंने आपको ये चीज बताई। ठीक है, फर्स्ट सिक्स्थ मतलब ऊपर नीचे वाले, डायगोनल वाले सेम होने चाहिए। तो अपन एग्जाम्पल देखते हैं किसका, एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं, अपन लेते हैं कॉम्प्लेक्स का नाम कोबाल्ट के साथ 4 अमोनिया और 2 क्लोराइड अगर लिंक्ड हैं तो। ठीक है, कोबाल्ट के साथ 4 अमोनिया और 2 क्लोराइड लिंक्ड हैं और इस पे पॉजिटिव चार्ज है ऊपर, तो दिस इज अ कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स। नाउ सी, अगर मैंने 2 क्लोराइड को यहाँ प्लेस कर दिया और चारों अमोनिया को यहाँ प्लेस कर दिया, ठीक है, मैं अभी सिर्फ NN लिख, चलो अमोनिया ही लिख देते हैं पूरा। सो यू कैन सी दिस इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फर्स्ट 6 सेम है, सेकेंड 4 सेम है, थर्ड 5th सेम है, तो ये ट्रांस हो गया। अब इसका चेंज करके बना दो, इसका चेंज क्या कर सकते हो कि क्लोराइड की पोजीशन चेंज कर दो, एक अमोनिया यहाँ कर दो और क्लोराइड को यहाँ कर दो, तो ये आपका जो आइसोमर बन जाएगा वो बन जाएगा सिस आइसोमर। ओके, इसको इरेज करके बता देती हूँ मैं आपको कि जैसे यहाँ पर आप NH3 ले आओ और यहाँ Cl ले आओ, तो ये आपके क्या हो गए, सिस आइसोमर्स हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है, ये आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, नाउ ये आपका एक होता है फेशियल एंड मेरिडोनियल। ठीक है, तो फेशियल एंड मेरिडोनल आइसोमर्स का भी एग्जांपल हम देख लेते हैं, क्योंकि ये भी कभी कभी आ जाता है आपका। सो लेट्स सी उसका भी एग्जांपल। फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स है रोडियम का, पिरिडीनम, पिरिडियम और पिरिडीन है ये, और क्लोराइड है। ठीक है, नाउ इसमें RH सेंट्रल मेटल आयन है। अब आप इसको देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है, 2 3 पिरिडीन यहाँ रहेंगे और क्लोराइड, क्लोराइड और क्लोराइड। तो जो आपका ये अरेंजमेंट होगा ये, ठीक है, इसको हम कुछ इस तरीके से शेड कर देते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं दिस इज फेशियल आइसोमर। ठीक है, फेशियल आइसोमर। तो अब आप यहाँ पर भी देखो, ये जो ज्योमेट्री दी है, अगर ये एजेस पे प्रेजेंट है, ये एज है ना, ये भी एजेस है, अगर ये एजेस पे प्रेजेंट है, ठीक है, ग्रुप्स आपके, तो ये आपके फेशियल आइसोमर देते हैं। बट अगर ये आपके कहाँ पर प्रेजेंट है, एक फेस पे, एज पे नहीं, फेस पे प्रेजेंट है, तो आपका मेरिडोनल आइसोमर आपको मिलता है। तो अगर इसमें इसको इरेज करके अगर अपन ड्रॉ करें, तो आप देखोगे कि आपको ये पूरे इरेज करने पड़ेंगे। सी, ठीक है, ये RH है। अब अगर आप एक क्लोराइड यहाँ, एक क्लोराइड यहाँ, एक पिरिडीन, 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 नाउ यू कैन सी कि अगर आपका इस तरीके का कुछ बनेगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन पूरा, तो ये वाला आपका जो होगा ये मेरिडोनल होगा। ठीक है, मेरिडोनल, ये सेंट्रल मेटल आयन से 3 जुड़े हुए होने चाहिए, इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, एक ये एक ये एक ये, तो इस तरीके का जो ड्रॉ होगा वो आपका मेरिडोनल होगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं भी और नहीं भी हैं, बट कभी कभी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके आइसोमर्स थे ज्योमेट्रिकल।
अब हम आते हैं ऑप्टिकल में। तो ऑप्टिकल में भी सेम चीज है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है ना। ऑप्टिकल में क्या होगा कि ऑलमोस्ट आइडेंटिकल फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, कलर, बट इनका जो रोटेशन होगा प्लेन पोलराइज लाइट को लेके ये डिफरेंट होगा। और इसमें कुछ टर्म्स आएंगी, एक आएगा एनेंशियोमर्स, किराल कार्बन। तो ये सारी चीजें आपको पता है। तो अगर किराल कार्बन है मतलब वो कार्बन जिसपे क्या होता है, चारों ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं, तो वो कार्बन अगर है तो आपको ऑप्टिकली एक्टिव है वो, तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस मिलेंगी एंड हेंस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी ये चारों अलग हैं, तो इसको आप स्टार से एस्ट्रिक से डिनोट करते हो। इसका नाम स्टीरियोजेनिक सेंटर भी है या स्टीरियो सेंटर भी है या किराल कार्बन भी है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई कंपाउंड है तो आपको ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब अपन देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे ऑप्टिकली, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के, इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, क्योंकि हम वही पढ़ रहे हैं कि उसमें कौन कौन से टाइप के आइसोमेरिज्म हो सकते हैं। तो अपन देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल जैसे है, पहला एग्जाम्पल है CO इथिलीन डायमीन होल ट्वाइस एंड 3+ इसकी स्टेट है। नाउ यू कैन सी इसके अपन दो ड्रॉ कर सकते हैं। एक अपन ड्रॉ कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 को ऐसे ही लिखे रहने दो। इन दो को ड्रॉ कर दो EN, इन दो को ड्रॉ कर दो EN, और इन दो को ड्रॉ कर दो EN। क्यों? क्योंकि ये क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है, तो दो दो साइड से क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। अब अगर आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे, आपने यहाँ पर एक मिरर रख दिया तो क्या बनेगी, ये वाले इधर आ जाएंगे ना, 1 2 3, तो क्या बनेगी, ये वाले इधर आ जाएंगे और ये इधर बनेगा। तो जब आप इसको उठा के इस पे रखोगे तो इट विल नॉट बी सुपर इम्पोजिबल। हेंस दीज आर, मतलब दिस एग्जाम्पल इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एंड ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बना रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि ड्रॉ करने पे अगर आपको नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस मिलती हैं तो वो कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल आप ले लो कोबाल्ट, जिसमें 2 इथिलीन डायमीन है और 2 क्लोराइड आयंस हैं। 2 इथिलीन डायमीन और 2 क्लोराइड आयंस। नाउ इसको अगर आप ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो एक इधर इथिलीन डायमीन आ गया और एक इधर आ गया। ठीक है, और यहाँ पर क्लोराइड क्लोराइड आ गया। अब आप इसका जब मिरर इमेज ड्रॉ करोगे तो ये इथिलीन डायमीन इधर मिलेगा, कोबाल्ट ये है, यहाँ 2 क्लोराइड मिल जाएंगे, इधर भी आपको इथिलीन डायमीन मिलेगा। तो ये परफेक्टली सुपर इम्पोजेबल है ना। इसको उठा के इस पे रखोगे तो पूरा सुपर इम्पोज हो जाएगा। नाउ दिस इज व्हाट ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ठीक है, तो दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ऑप्टिकली इनएक्टिव ट्रांस है ये एसिमेट्रिक है, यस। ठीक है, किराल कार्बन, सॉरी एसिमेट्रिक नहीं, सिमेट्रिक है। किराल कार्बन होता है तो हम उसको, मैं बताना भूल गई कि हम उसको एसिमेट्रिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, चारों ग्रुप्स अगर डिफरेंट है तो मैंने बोला आपको उसको स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियो सेंटर, किराल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन बोल सकते हो। और अगर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस मिल रही हैं तो सिमेट्रिक, क्योंकि उसमें सिमेट्री है। ठीक है, सो ये आपका था ट्रांस वाला, और ये आपको मिला क्या, एक कायरल कार्बन था इसमें, इसलिए आपको सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस मिली। एक लास्ट एग्जांपल अपन देखते हैं इसका, फिर अपन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखेंगे। तो इसका लास्ट एग्जांपल देखते हैं कोबाल्ट का ही।
ये एग्जाम्पल है, वो उसका ट्रांस आइसोमर था, ये इसका सिस आइसोमर है। ठीक है, ये इसका सिस आइसोमर है, सिस है। मैंने आपको पोजीशन अभी बताई थी कैसे याद रखना है। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखोगे Cl तो ये यहीं मिलेगा, ये वाला Cl आपको यहीं मिलेगा। अब आपको क्या मिलेगा, ये इथिलीन यहाँ मिल जाएगा, ये इधर। अब आप इसको इस पे रखोगे उठा के, तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा, तो ये सिस है। सिस है, ऑप्टिकली एक्टिव है और एसिमेट्रिकल है। ठीक है, तो ये सारे आपके, और ये इनेंशियोमर्स है। सो इनेंशियोमर्स क्या होते हैं, मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो ये आपका ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर खत्म होता है। और मैंने जितना पढ़ाया है सिर्फ उतना ही पढ़ना है, बहुत सारा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितने एग्जाम्पल्स दिए हैं उससे समझ के एग्जाम में आएगा तो यही एग्जाम्पल आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, नाउ वी विल कम टू थ्योरीज। तो थ्योरीज में आपको यहाँ पर सिर्फ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़नी है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी थी पॉलिंग ने। ठीक है, तो पॉलिंग ने ये थ्योरी दी थी, हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। उन्होंने ये बोला कि सेंट्रल मेटल आयन के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए, क्योंकि अगर लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके पास जगह होनी चाहिए। अगर आपके घर में मेहमान आएंगे तो आप उनके लिए कुछ खाली रखोगे ना, रूम खाली नहीं रहेगा रूम तो कहाँ से आ जाएंगे। सेम चीज है, मेटल के पास खाली ऑर्बिटल्स होने चाहिए, तभी उस पे कोई इलेक्ट्रॉन आएगा लिगेंड से तो वो एक्सेप्ट कर पाएगा। नाउ नंबर ऑफ बॉन्ड्स जितनी बनेंगी वो डायरेक्टली रिलेटेड होंगी जितने वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं मेटल आयन में। ठीक है, जितने वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे उतना ही हाइब्रिडाइजेशन होगा। मान लो एक डी ऑर्बिटल वैकेंट है, 3p है। ठीक है, और दो आपके डी ऑर्बिटल्स खाली हैं, 3p हैं, तो D2s और एक s है, तो D2s3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने अपना स्टेटमेंट दिया। और मेटल आयन जो होगा आपका या मेटल एटम जो होगा वो एम्प्टी ऑर्बिटल्स आपके जो प्रोवाइड करेगा, इट विल बी इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, ये दूसरा या तीसरा पोस्टुलेट मान लो आप इसको। नाउ ज्योमेट्री आपकी किस पे डिपेंड करेगी कि हाइब्रिडाइजेशन कैसा है। हाइब्रिडाइजेशन जिस तरीके का आएगा उस तरीके की आपकी ज्योमेट्री होगी। ठीक है, तो कुछ आप एग्जांपल्स यहाँ पर लिख लो कि, यहाँ पर लिख लो कि sp3 sp, एक मिनट, हाँ, सो यहाँ पर लिखो आप कुछ कुछ एग्जांपल्स, यहाँ पर लिख लो कोऑर्डिनेशन नंबर और यहाँ पर लिख लो हाइब्रिडाइजेशन। शेप कहाँ लिखोगे आप लोग, शेप चलो यहाँ लिख लेना। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपका 6 है, 6 है, 4 है, 4 है और एक 5 है। 6 है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हो सकता है या sp3D2 हो सकता है। अगर 4 है आपका तो DsP2 हो सकता है या sp3 हो सकता है। अगर 5 है तो आपका DsP3 हो सकता है। सो इस केस में, ठीक है, 1 2 3 4 5 है तो यहाँ पर मैं 5 शेप्स लिखूंगी। ठीक है, तो फर्स्ट वाला इसके लिए, सेकंड वाला इसके लिए, ऐसे समझ लेना। ऑक्टाहेड्रल पहले के लिए, सेकंड के लिए भी ऑक्टाहेड्रल, फिर थर्ड वाले के लिए स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, फोर्थ वाले के लिए टेट्राहेड्रल और फिफ्थ वाले के लिए ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ये आपका क्या होगा, शेप होगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन अगर D2sp3 है तो आपका शेप होगा ऑक्टाहेड्रल।
अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है तो आपका शेप होगा ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, इन दो में क्या डिफरेंस है पता है? इन दोनों में डिफरेंस है कि डी पहले है कि डी बाद में है। अब आप देखोगे D2sp3 में डी अंदर है तो इसको हम बोल देते हैं इनर डी कॉम्प्लेक्स। डी यहाँ पे बाहर है तो इसको हम बोल देते हैं आउटर डी कॉम्प्लेक्स। अब 4 है तो sp3 तो आप सबको पता है टेट्राहेड्रल है। अगर DsP2 हो जाता है तो ये स्क्वायर प्लेनर है। अगर DsP3 मिलता है तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। ठीक है, तो ये नोट कर लो, मैं रेस कर रही हूँ। ये आपके थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर और उनके प्रिडिक्टेड हाइब्रिडाइजेशन। अब अपन देखेंगे एग्जांपल्स। ठीक है, और बॉन्ड कब बनती है? जब कोई ऑर्बिटल है ना, दो एटम्स के ओवरलैप करते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे भी है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनती है बाय ओवरलैपिंग ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड्स। तो अपन पहला एग्जांपल देखते हैं। ये देखो यहाँ पर भी दिया हुआ है आपका, मैंने आपको 4 5 6 के दिए थे, इन्होंने यहाँ पे 2 एंड 3 के भी दिए हैं। 2 3 तो sp2 sp3 बनेगा, है ना। ये सारे एग्जांपल्स आपके दिए हैं। तो अब अपन देखते हैं। अच्छा, ये आप याद रख सकते, ये आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका मैग्नेटिक मोमेंट निकलेगा। क्योंकि जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन लिखोगे तब आपको उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी लिखना पड़ेगा। तो ये आपका जैसे 1 है तो यहाँ 1 रखोगे, 2 + 1 3 हुआ, है ना। 3 1 ज़ा 3, तो √3 कितना आता है? इतना। सिंस यहाँ 2 है तो n इज व्हाट? n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इतने सारे एग्जांपल्स उन्होंने दिए हैं आपको। ठीक है, अब ये आए कैसे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं आपको बता रही हूँ 3 से 4 एग्जांपल्स, आप घर जाके सॉल्व करके देखना कि आपको ये एग्जांपल्स बन रहे हैं, जो हमने कैलकुलेट किए वो आ रहे हैं कि नहीं। स्पेस ढूंढ रही हूँ मैं कि कहाँ ये है। ठीक है, यहाँ पर अपन देखते हैं कि अपन को निकालना कैसे है किसी भी तो जब भी मैं क्लास लेती हूँ तो मैं सबसे पहले ये बोलती हूँ कि 1 से लेके आपको 30 तक के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। नहीं याद होंगे तो ट्रांजिशन मेटल के हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं। हेक्सामीन क्रोमियम थर्ड। एग्जाम्पल इज हेक्सामीन क्रोमियम थर्ड। नाउ वी नो डेट क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? कैल्शियम के बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। 24। 24 सी सीरीज इज व्हाट? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इतने बस याद रखने हैं आपको, इससे ज्यादा आपको याद रखने ही नहीं है। ठीक है, बट इतने याद होने चाहिए। तो अपन देख रहे हैं क्रोमियम, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24। नाउ अब आप यहाँ देखोगे, अब आप निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल की। ठीक है, तो आपने देखा इसका, अच्छा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? क्या होगा? 4s2 3d4। हर ट्रांजिशन मेटल का जो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन वो 4s3d होता है। आप लिख के देख लो, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। ठीक है, तो यही आएगा आपको लास्ट में 4s3d। अब आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे? इसको x मान लो। अमोनिया पे 0 चार्ज होता है इसलिए मैं यहाँ कुछ नहीं लिख रही हूँ। इक्वल्स टू, जो भी मैंने आपको बताया था कि अगर कॉम्प्लेक्स ऊपर चार्ज होता है वो इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई क्रोमियम +3। अब +3 है मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से हमें लूज कराने हैं। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले इससे निकलेंगे और 1 निकलेगा इससे। तो कॉन्फ़िगरेशन बचेगा 3d3। ठीक है,
यस, क्रोमियम एंड कॉपर एक्सेप्शन है, बट वी हैव, जब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो हमें यही कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर करना होता है ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सो यू विल सी व्हाट कि एक्सेप्शन में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है तो एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 3d5 मिल जाता है, बट जब आप उससे हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो वो सही नहीं आता है जो इसका एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन होता है। नाउ अब आप इसको ड्रॉ करो, इसको अब आप ड्रॉ करो इसके ऑर्बिटल्स, जस्ट अ मिनट, ठीक है। यस, सो नाउ वी विल ड्रॉ द ऑर्बिटल्स। सो दिस इज 3d ऑर्बिटल, 1 2 3 4 एंड 5। 3d के बाद दिस इज 4s ऑर्बिटल, ये 3d है, ये 4s है, और ये अपना 4p ऑर्बिटल है। नाउ 3d में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो 1 2 एंड 3, ठीक है। यहाँ पे 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स मैंने फिल कर दिए। नाउ हाउ मेनी लिगेंड्स? 6। हाउ मेनी वेकेंट ऑर्बिटल इट विल प्रोवाइड? 6। सो 1 2 3, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये क्रॉस क्या है? ये अमोनिया ने दिए हुए इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं सेंट्रल मेटल को। तो यहाँ क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन? 2 d ऑर्बिटल्स हैं, एक s ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल्स हैं। So D2sp3 is the hybridization. Now what are the conclusions we can make? It is a octahedral complex. It is a inner d orbital complex. Okay. Now since यहाँ पे unpaired electrons है, so it is paramagnetic complex. Okay. Now what else? It is a low spin complex. Now what is low spin and high spin? I'll discuss in the crystal field theory. Okay. Now ये आपके क्या हो गए? हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो ये समझ आया जो मैंने अभी बताया, कैसे निकालते हैं हम किसी कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन। इसको इरेज कर दो। यस और नो? Yes, ma'am.